वेलकम स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम अप्लाइड फिजिक्स 1 पेपर जो मार्च 2021 सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया था, ये 15 मार्च 2021 को हुआ था। इस पेपर का कोड है 2042। इसके क्वेश्चन नंबर 1 के सभी आंसर्स एक्सप्लेनेशन के साथ बताए जाएंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हैव डायमेंशन m l पावर -1 t पावर -2। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नॉट डायमेंशन m l पावर -1 t पावर -2। प्रेशर, स्ट्रेस, पावर। क्वेश्चन नंबर 1 में 10 पार्ट करने होते हैं। एक नंबर के 12 पार्ट्स में से 10 पार्ट कोई करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, m l पावर -1 t पावर -2 निम्न में से किसकी विमा नहीं है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, दाब, प्रतिबल, शक्ति। इसमें से किसी दो की विमा है और किसी एक की विमा m l पावर -1 t पावर -2 नहीं है। तो वो फाइंड करना है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आंसर है पावर। थर्ड ऑप्शन सही है। बस इसको थर्ड ऑप्शन हम आंसर टिक कर देंगे। ये कैसे है इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पहला ऑप्शन प्रेशर, दाब का डायमेंशनल फार्मूला या विमा निकालेंगे तो फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया हम निकालेंगे। फोर्स ml t पावर -2, एरिया l स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करेंगे ml पावर -1 t पावर -2 ये आ गया। तो इस तरह से ये दाब की विमा है, यही सेम है। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। स्ट्रेस, प्रतिबल की विमा, ये अगेन ये फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो इसका भी डायमेंशनल फार्मूला वही आएगा जो प्रेशर का है। तो इसलिए दिया गया डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर और स्ट्रेस दोनों का है। अब पावर की बात करें, पावर यानी शक्ति, कार्य करने की दर, W/T, वर्क अपॉन टाइम। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो ml स्क्वायर t पावर -2 वर्क या एनर्जी, जो भी सब सेम डायमेंशन रखते हैं, और t टाइम हो गया। तो इस तरह से ये ऊपर जाएगा, -3 हो जाएगा, ml स्क्वायर t पावर -3। तो इस तरह से हमारा जो शक्ति है वर्क पर सेकंड या वर्क पर यूनिट टाइम, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला ml स्क्वायर t पावर -3, जो कि इससे मैच नहीं कर रहा है। इसलिए पावर ही ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है या शक्ति ही ऐसी भौतिक राशि है जिसका विमेय सूत्र, ये दिया गया विमेय सूत्र नहीं है। तो इस तरह से ये पावर आंसर करेक्ट हो गया। 1 का बी पार्ट में है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज वेक्टर, स्केलर और बोथ। दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। सदिश होता है, अदिश होता है, या दोनों होता है। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए, दो सदिशों का अदिश गुणन होता है स्केलर, अदिश। सेकंड ऑप्शन सही है। बस सेकंड ऑप्शन टिक करके आंसर लिख देना है। कैसे है, a डॉट बी, यानी स्केलर प्रोडक्ट a और b वेक्टर का निकालेंगे तो ये ए बी कॉस थीटा हम जानते हैं स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए स्केलर ही सही था। अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता a क्रॉस b, दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो एक वेक्टर होता है ए बी साइन थीटा, उसका मैग्नीट्यूड होता है उस वेक्टर का, n उसकी डायरेक्शन होती है, जो कि a और b दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर n आता है। 1 का सी, राइट डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। राइट डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक की विमा लिखिए। इसका आंसर है प्लैंक नियतांक की डायमेंशन विमा लिखनी है। तो इसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें फ्रॉम E = h न्यू फार्मूले से, जहां h प्लैंक कांस्टेंट है। तो हम कैलकुलेट करेंगे h = E/न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी है, E एनर्जी है यानी ऊर्जा और आवृत्ति। तो इस तरह से डायमेंशनल फार्मूला ऑफ h, प्लैंक कांस्टेंट का विमेय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी अपॉन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ न्यू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला रखेंगे ml स्क्वायर t पावर -2, एंड फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला ये t पावर -1, और फिर इसको सॉल्व करेंगे ml स्क्वायर t पावर -1। यहाँ डायमेंशनल फार्मूला नहीं पूछा था, क्या पूछा था, डायमेंशन विमा।
तो बीमा लिखेंगे। डायमेंशन ऑफ मास इन प्लैंक कांस्टेंट, यानी प्लैंक नियतांक में द्रव्यमान की बीमा, ये m पर जो पावर है 1। इसी तरह से डायमेंशन ऑफ लेंथ इन प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक में लंबाई की बीमा l पर जो पावर है 2। इसी तरह से प्लैंक डायमेंशन ऑफ टाइम इन प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक में समय की बीमा टाइम पर पावर -1। तो इस तरह से ये t पर -1 जो पावर है वो -1 समय की बीमा हो गई प्लैंक नियतांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राइट द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। राइट द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्रक लिखिए। यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी यानी ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्रक, ये सीधे आंसर लिखेंगे किलो कैलोरी पर मीटर पर डिग्री केल्विन पर सेकंड, या किलो कैलोरी को हम जूल में भी लिख सकते हैं, जूल पर मीटर पर डिग्री केल्विन पर सेकंड, या ये जो डिग्री केल्विन है ये टेम्परेचर डिफरेंस में आ रहा है इसलिए हम इसको डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हैं, किलो कैलोरी पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस पर सेकंड, या जूल पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस पर सेकंड। इन चारों में से कोई भी यूनिट प्रयोग कर सकते हैं, ये ऊष्मा चालकता गुणांक के मात्रक हैं। और कैसे आता है हम जानते हैं, ऊष्मा प्रवाह हीट फ्लो Q इक्वल टू के ए θ1 माइनस θ2 इंटू टी अपान एल। इस फार्मूले से K की वैल्यू निकालेंगे, क्यू एल अपान ए θ1 माइनस θ2 इंटू टी, और फिर यूनिट ऑफ K निकाल लेंगे। यूनिट ऑफ K इक्वल टू किलो कैलोरी, एल मीटर, ए मीटर स्क्वायर, θ1 माइनस θ2 डिग्री केल्विन या डिग्री सेल्सियस, एंड टी सेकंड। तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे और हमारा K का मात्रक या यूनिट ऑफ K निकल जाएगा, जो कि आएगा किलो कैलोरी पर मीटर पर डिग्री केल्विन पर सेकंड। इसको ऊपर में से चारों में से किसी एक को मात्रक लिख सकते हैं, चारों ही मात्रक सही हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का E, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय V इक्वल टू ए टी प्लस बी टी प्लस सी बी अपान टी प्लस सी। राइट द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट ए। ये जो कांस्टेंट प्रयोग हुआ है, डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट फाइंड करनी है। हिंदी में देखेंगे, किसी कण का वेग दिया जाता है v इक्वल टू ए टी प्लस बी अपान टी प्लस सी। नियतांक a की विमा लिखिए, हमें फाइंड करनी पड़ेगी। सॉल्व करेंगे, वेलोसिटी v इक्वल टू ए टी प्लस बी अपान टी प्लस सी। इसमें डायमेंशन ऑफ ए या a का विमा निकालना है। पहले डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन में लेफ्ट साइड का डायमेंशनल फार्मूला राइट साइड के डायमेंशनल फार्मूले के बराबर होता है। तो डायमेंशनल फार्मूला ए टी इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वी, या डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वी अपान डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टी। हेंस putting dimensional formula of v L t power minus 1 and this is t, and on solve करेंगे L t power minus 2। तो इस तरह से a का विमीय सूत्र मिल गया L t power minus 2। और अगर हमें b या c की डायमेंशंस निकालने होते तो इसका यूज करते, वी नो दैट टर्म्स ऑफ सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। हम जानते हैं केवल समान विमा वाले पद को ही जोड़ा या घटाया जाता है। तो इस तरह से बी और सी का डायमेंशन या डायमेंशनल फार्मूला निकलता। अब ए का डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ मास इन ए, यानी नियतांक ए में द्रव्यमान की विमा, वो एम पर जो पावर होती है वो 0 ही है यहाँ। डायमेंशन ऑफ लेंथ इन ए में लंबाई की विमा एल पर पावर 1 है। डायमेंशन ऑफ टाइम इन ए में समय की विमा -2 है यहाँ। तो राइट आंसर ए में समय की विमा -2। तो इस तरह से ये ए का डायमेंशंस मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो परस्पर लंबवत सदिश P एंड Q का परिमाण 3 व 4 है। सदिश P माइनस Q का परिमाण ज्ञात कीजिए। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स P एंड Q हैव मैग्नीट्यूड 3 and 4 respectively. Determine magnitude of vector P minus Q. Mutually perpendicular यानी एंगल between P and Q is 90 degree and magnitude are 3 and 4 respectively. Then find magnitude of vector P minus Q.
इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ P इज 3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर Q इज 4 एंड एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, देन cos 90 0 हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ P माइनस क्यू यानी P माइनस क्यू का परिमाण, तो R इक्वल टू P माइनस क्यू। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम R का खुद R से ही डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, P माइनस क्यू डॉट P माइनस क्यू। तो सॉल्व करेंगे P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2P डॉट क्यू, P डॉट क्यू पी क्यू कॉस थीटा होता है, और फिर ये चूंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, और कॉस थीटा 90 हो गया, कॉस 90, और ये 0 हो गया। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ही सर्वाइव करेगा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर रूट 5। तो इस तरह से रिजल्टेंट ऑफ P माइनस क्यू यानी मैग्नीट्यूड ऑफ P माइनस क्यू इज 5। ए और P माइनस क्यू का परिमाण 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का जी, राइट रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम। राइट रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम। बल तथा रेखीय संवेग के बीच संबंध लिखिए। बल एवं रेखीय संवेग के बीच में संबंध लिखिए। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम, बल व रेखीय संवेग में संबंध ये लिखना है केवल। तो ये संबंध हम लिख लेंगे, F इक्वल टू dp/dt। F फोर्स है बल, P रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम, तो F इक्वल टू dp/dt ये लिखना था केवल, यही राइट आंसर है। इसका डेरिवेशन कैसे हो सकता है ये देखेंगे। F इक्वल टू हम जानते हैं ma न्यूटन्स लॉ, तो A की वैल्यू dv/dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रख देंगे, और m को हम डिफरेंशिएशन के अंदर ले जाएंगे क्योंकि m कांस्टेंट है, तो उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे इसके साथ। तो हम जानते हैं mv क्या होता है p, तो इसलिए F इक्वल टू dp/dt ये डेरिवेशन हो गया। तो ये लीनियर मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है वो फोर्स कहलाता है, यानी रेखीय संवेग परिवर्तन की दर बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का H, राइट रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। राइट रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। रेखीय वेग तथा कोणीय वेग के बीच के संबंध को लिखिए। रेखीय वेग तथा कोणीय वेग के बीच में संबंध लिखिए। आंसर, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, रेखीय वेग v तथा कोणीय वेग ओमेगा में संबंध, तो रिलेशन है v इक्वल टू आर ओमेगा। इस क्वेश्चन में इतना ही लिखना था, v इक्वल टू आर ओमेगा, यही करेक्ट रिलेशन है। यह आएगा कैसे इसके लिए देखना चाहें। हम जानते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपान आर, यानी आर्क अपान रेडियस। तो इसमें डेल्टा टी से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एस अपान डेल्टा टी इंटू 1 अपान आर, और दोनों तरफ हम लिमिट ले लेंगे, डेल्टा टी टेंस टू 0 लिमिट लेंगे, तो दोनों तरफ परफेक्ट डिफरेंशियल बन जाएगा। लिमिट से बाहर 1 अपान आर रहेगा क्योंकि आर कांस्टेंट होता है। रेडियस ऑफ सर्किल परफेक्ट डिफरेंशियल बन जाएगा लिमिट लेने पर। डी थीटा अपान डी टी इक्वल टू 1 अपान आर डी एस बाई डी टी, और डी थीटा अपान यानी कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर ओमेगा होती है कोणीय वेग, एंड रेखीय विस्थापन परिवर्तन की दर लीनियर वेलोसिटी v होती है। इस तरह से ओमेगा इक्वल टू 1 अपान आर वी या v इक्वल टू आर ओमेगा, यह डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। डेरिवेशन नहीं लिखना था, केवल संबंध लिखना था, तो केवल संबंध लिखने से हमारा यह आंसर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का I, 2 बॉडी ऑफ इक्वल मासेस मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ विथ इक्वल स्पीड हैविंग रेडियस r1 एंड r2 रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर सेंट्रीपिटल फोर्सेस आर r1 अपान r2 अपान r1, r1 अपान r2 एंड या r1 स्क्वायर अपान r2 स्क्वायर अपान r1। तो क्वेश्चन है, 2 समान द्रव्यमान के पिंड एक वृत्ताकार पथ पर समान चाल से गति कर रहे हैं, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः r1 और r2 हैं। मार्ग की त्रिज्याएं r1 और r2 हैं। उनके अभिकेंद्र बलों का अनुपात होगा r2 अपान r1 या r1 अपान r2 या r2 स्क्वायर अपान r1। तो इसमें से एक ही आंसर सही, तो इसका आंसर केवल चूज करना है क्या करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर पहला वाला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है F1 अपान F2 यानी अभिकेंद्र बलों का अनुपात
R2/R1। ये कैसे ट्रू है देखते हैं। दोनों द्रव्यमान हमें सेम दिए गए हैं, मासेस m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m। वेलोसिटी सेम है v1 v2, ये दोनों v के बराबर हैं। रेडियस इज डिफरेंट, यानी उनकी मार्ग की त्रिज्याएं अलग अलग हैं। तो पहले केस में सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्र बल निकालेंगे। m1 इक्वल फोर्स अभिकेंद्र बल F1 इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर अपान r1 या mv स्क्वायर अपान r1। इसी तरह से दूसरे मास m2 पर अभिकेंद्र बल F2, सेंट्रीपिटल फोर्स F2 m2 v2 स्क्वायर अपान r2 तो mv स्क्वायर अपान r2 डिवाइड कर देंगे। F1 अपान F2 इक्वल टू mv स्क्वायर अपान r1 mv स्क्वायर अपान r2। कैंसिल हो गया ये mv स्क्वायर, और ये r2 ऊपर चला जाएगा, r1 नीचे आएगा। तो इस तरह से F1 अपान F2 इक्वल टू R2 अपान R1। तो ये जो पहला ऑप्शन है हमारा यही सही है। तो केवल इस ऑप्शन को टिक करना था, सही है। बाकी डेरिवेशन हम रफ में हमें कर लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्वाघूर्ण एवं कोणीय संवेग के बीच के समीकरण को लिखिए। जड़त्वाघूर्ण एवं कोणीय संवेग के बीच के समीकरण को लिखिए। 1 का J, राइट रिलेशन बिटवीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम। राइट रिलेशन बिटवीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड एंगुलर मोमेंटम J, यानी जड़त्वाघूर्ण तथा कोणीय संवेग के बीच का संबंध। तो ये संबंध है J इक्वल टू I ओमेगा, जहां पर J एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग, I मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्वाघूर्ण, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का K, इफ रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीज बाई 1% बट इट्स मास रिमेन्स सेम, मास रिमेन्स सेम एंड रेडियस इज डिक्रीज बाई 1%, देन इट्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी। 3 ऑप्शन है, डिक्रीज, इंक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घट जाए परंतु इसका द्रव्यमान वही रहे या नियत रहे, तब इसका गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा? घटेगा, बढ़ेगा या नियत रहेगा? तो इसका आंसर देखते हैं। इसके आंसर में हम सीधे सीधे इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीज करेगा या बढ़ जाएगा, यही टिक करना है। लेकिन ये कैसे आएगा इसके लिए देख लेते हैं हम। इसको कैसे आएगा इसको नहीं लिखना था, इसको रफ में लिख लेंगे, ये डिराइव कर लेंगे। तो हम जानते हैं क्या दिया गया है, रेडियस ऑफ अर्थ RE दिया गया है और रेडियस ऑफ अर्थ 1% डिक्रीज करना है, यानी उस अपनी ओरिजिनल रेडियस के 99% हो जाएगी। 99% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ये हो गया 99/100 इंटू RE। तो ये रेडियस बाद की हो गई 1% डिक्रीज करने पर, और मास डिक्रीज नहीं करेगा, मास वही रहेगा। तो ME दोनों केस में मास वही है। हम जानते हैं कैपिटल G और स्मॉल g के बीच का संबंध G इक्वल टू GME अपान RE स्क्वायर से, G डैश इक्वल टू GME डैश अपान RE डैश का स्क्वायर। तो मास वही रहा, तो GME और रेडियस बदल गई 99/100 इंटू RE, और इसका होल स्क्वायर रखेंगे यहाँ। तो ये ऊपर चला जाएगा जो नीचे टर्म है, तो 100 अपान 99 का स्क्वायर इंटू GME अपान RE स्क्वायर, और इसकी वैल्यू G है स्मॉल g। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये टर्म 100 अपान 99 का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, हेंस G डैश मस्ट बी ग्रेटर देन स्मॉल g। तो इस तरह से जब अर्थ की रेडियस डिक्रीज करेगी, मास वही रहेगा, तो इसकी ग्रेविटी बढ़ेगी। तो अर्थ सरफेस पर उसकी ग्रेविटी बढ़ गई है, इंक्रीज करी, तो इसलिए ये सेकंड ऑप्शन सही है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन 1 का लास्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिक के शून्यवां नियम के कथन को लिखिए, यानी ऊष्मागतिकी के शून्यवें नियम के कथन को लिखिए। राइट द स्टेटमेंट ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें आंसर लिखना था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। शून्यवां नियम क्या है? इसमें 3 सिस्टम है, 3 निकाय, A, B 2 सिस्टम, ये आपस में ऊष्मारोधी दीवार से कनेक्टेड हैं, यानी इनके बीच का ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता। तो A, B, C तीनों वातावरण से डिस्कनेक्टेड हैं, ऊष्मारोधी दीवार से या एडियाबैटिक वॉल से डिस्कनेक्टेड हैं।
और ए और बी भी आपस में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं कर सकते। तो इस तरह से ए और सी के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है या बी और सी के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट है, इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टम सी सेपरेटली, देन सिस्टम ए एंड बी विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी यदि दो निकाय ए और बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ अलग अलग ऊष्मीय साम्यावस्थाओं में हैं, यानी ए और सी आपस में ऊष्मीय साम्यावस्था में है और बी और सी आपस में ऊष्मीय साम्यावस्थाओं में है, तो निकाय ए और बी भी आपस में ऊष्मीय साम्यावस्था में होते हैं या होंगे। ये डेफिनेटली होगा, क्योंकि ऊष्मीय साम्यावस्था थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम्स, यानी ऊष्मीय साम्यावस्था दो निकायों के बीच तभी स्टेब्लिश होती है जब उनके बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो या वो समान ताप पर हो। तो यानी ए और सी समान ताप पर हो गए, बी और सी, तो जाहिर है ए और बी भी समान ताप पर होंगे यानी ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगे। यानी यदि दो निकाय ए और बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ अलग अलग ऊष्मीय साम्यावस्थाओं में हैं, तो निकाय ए और बी भी आपस में ऊष्मीय साम्यावस्था में होते हैं या होंगे। यही ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम, जीरोथ लॉ, जो कि क्वेश्चन पेपर में आया था, उसको लिखना था। इस तरह से स्टेटमेंट लिख देंगे तो आंसर करेक्ट हो जाता है।